तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS, और CSS के अंदर हमने होम देख लेते हैं। होम के अंदर देखो, ये सब वही इसने शुरुआत से शुरू किया है, मतलब कि बहुत ही बेसिक से। ठीक है, इन्होंने बॉडी के अंदर कलर दिया है ब्लू, इन्हें कलर बैकग्राउंड कलर ब्लू, पाउडर ब्लू करके दिया है। मैंने आपको बताया 140 नेम्स है टोटल कलर्स के, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, H1 में कलर दिया है व्हाइट, और टेक्स्ट अलाइन उसका सेंटर दिया है। H1 में टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्यों काम कर रहा है पता है ना? पता है ना? हाँ पता है। ठीक है, मुझे चीजें बताते रहना चाहिए, तुमको याद में रिमाइंड करवाता रहूंगा तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद में फॉन्ट फैमिली वर्दाना। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी फॉन्ट फैमिली, तो मैं दिखा देता हूँ क्या। कहाँ गया वो? ये रही शेप्स। ठीक है, मैं बहुत जल्द आपको शीट देने वाला हूँ, इसके अंदर आपको जाएंगे बुक मार्क्स। ठीक है, मैंने उसको रेडी कर लिया है, बस उसको मुझे लिखना पड़ेगा। जहाँ पे आपको सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी, यहाँ से आप वॉलपेपर, फ्री वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मिल जाता है डायरेक्टली, यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट वॉलपेपर वगैरह वगैरह। ठीक है, जो ढूंढना चाहो तो आप पर्टिकुलर यहाँ से इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो ऐसा विजिबल है। हाँ विजिबल। ठीक है, तो जैसे आप कोई इमेज यहाँ से डाउनलोड करते हो, तो देखो यहाँ पर एक चीज आप पढ़ना, जब भी आप किसी इमेज को खोलते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इस जगह पर, इमेज में भी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है? हाँ। ठीक है, तो अगर आप इमेज को बिना सामने वाले की परमिशन के, जिसकी इमेज है, अगर वो फ्री नहीं है, वो उसकी कॉपीराइट के अंडर आती है, ठीक है, और आप उसकी इमेज का इस्तेमाल आप डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर करते हो, ठीक है, तो इन दैट केस अगर उससे पता लगता है तो आपकी वेबसाइट यानी आपके डोमेन पे केस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने उस इमेज को खरीदा नहीं है। ठीक है, आपने डायरेक्टली उस इमेज का इस्तेमाल किया है, तो ये एक कॉपीराइट का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऐसा मत करना। ठीक है, हेल्पफुली हमारे पास कुछ वेबसाइट्स है, ठीक है, जहां से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फ्री इमेजेस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, आप यहाँ से फ्री इमेजेस इस्तेमाल कर सकते हो, फोटोज फॉर एवरीवन। ठीक है, और यहाँ से किसी भी इमेज का आप इस्तेमाल करोगे तो वो फ्री रहती है आपके लिए, कॉस्ट ऑफ फ्री। आप उसको कहीं पे भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, इन्फो देखोगे आप इसकी। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे इन्फो मिल जाती है, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट कॉपीराइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ठीक है, यहाँ पे नीचे जैसे बहुत सारी इमेजेस आएगी तो पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कितने भी इमेजेस डाउनलोड करो, जो आपको सर्च करना है, लैपटॉप वगैरह, लैपटॉप आपने इमेज सर्च करी, सॉरी समझ जाना, लैपटॉप मिल गया। ठीक है, आप यहाँ से किसी भी प्रकार की इमेज डाउनलोड करो और वो फ्री होगी। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स है जो मैं आपको बता दूंगा, जहां से आपको यूज करने लायक और एचडी इमेज और अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसा मत करना कि कहीं गूगल से डाउनलोड कर रहे हो, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करो ताकि आप बेहतर कर सको। ठीक है, और बिना किसी झंझट में पड़े आप फ्यूचर में भी इनका इस्तेमाल कर सको। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों का, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखना पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। ऐसी फॉन्ट फैमिली भी होती है। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली कितने टाइप की होती है, वरदाना वगैरह अगर आपको चेक करना है तो फॉन्ट फैमिली आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि इसमें तो नहीं, कोड के अंदर बता देगा मेरे ख्याल से वो, तो हम कोड को रन करते हैं लाइव सर्वर पे। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक फॉन्ट फैमिली के नाम पर हमने यहाँ पे H2 लिया और H2 के अंदर नाम लिख दिया वी आर द बेस्ट। ओके, नाउ सी वी आर द बेस्ट के अंदर अभी फॉन्ट फैमिली नहीं है, मैंने यहाँ पे H2 लिया। ठीक है, H2 के अंदर लिखा फॉन्ट फैमिली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी फॉन्ट फैमिली के नाम आ रहे हैं, दिख रहे हैं, जो अवेलेबल है। ओके, दैट्स व्हाई कोड प्रीफर करना होता है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी फॉन्ट फैमिली के नाम आ रहे हैं। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे मान लो कि गिल सैंस मैंने इस्तेमाल किया और मैंने सेव किया, सी फोन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, दिखाई दे रहा है? हाँ। ओके, तो आप इन फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से।
ठीक है। इसके अलावा मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा कि फॉन्ट, कोई एडिशनल फॉन्ट आपको अगर इंपोर्ट कराना है बाहर से तो कैसे करवाएंगे मैं बता दूंगा। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं सीएसएस के एग्जांपल्स की। सीएसएस के एग्जांपल वगैरह अभी हमको नहीं देखने, ठीक है, क्योंकि हम आगे पूरा सीएसएस ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट द एक्सरसाइज वगैरह वगैरह, ठीक है, ये भी रहने देते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ओके, CSS डेमो, स्टाइल शीट 2, स्टाइल शीट 3। ओके, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर स्टाइल शीट अपने मन से दे रखी है, अगर आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में पहले ही, तो ये भी ठीक है। सिंटैक्स वगैरह पे ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। सिंटैक्स पे ध्यान देना। ये जो H1 हम टैग बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो CSS में बन जाता है सिलेक्टर। ओके, ध्यान रखना, जिसे हम HTML में टैग कहते हैं वही CSS में जाके बन जाता है सिलेक्टर। उसको वहां टैग मत बोलना CSS के केस में। उसका डिक्लेरेशन कैसा होता है, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट से बंद होता है। ओके, उसके बाद में आप जो पहली होती है कलर, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है, और ये सेपरेट किया जाता है कॉलन से, सेमी कॉलन से, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेमी कॉलन बंद करने के बाद आप दूसरे CSS लिख सकते हो, ठीक है। सेमी कॉलन बंद नहीं किया तो CSS काम नहीं करेगी। ओके, मैं दिखा देता हूं कैसे। मैंने मान लो यहाँ पे कलर दिया, कलर मैंने यहाँ पे दिया रेड, और मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, और मैंने यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड कलर लिखा बैकग्राउंड कलर, और मैंने कॉलन लगा के यहाँ पर कर दिया सैलेमॉन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेव किया। देखो यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। जब तक आप उसको यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाओगे, सेपरेट नहीं करोगे, तब तक वो सेपरेट नहीं होगा और वर्क भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इन दैट केस अगर आपकी CSS काम नहीं करती और आपको लगता सही है तो सेमीकोलन वगैरह का ध्यान रखना। ओके, नीचे चलते हैं। हाँ हाँ, मतलब जैसे ऊपर नहीं लगा है तो ऐसा भी नहीं है कि नीचे का काम करेगा? नहीं, नीचे का भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने उसको सेपरेट नहीं किया, ठीक है, तो वो इसको क्या मानेगा कि ये दोनों एक ही लाइन है, ऐसा मानेगा। और ये तो कोई CSS नहीं होती। ऊपर सेमीकोलन लगा दिया और नीचे नहीं लगाया तो हाँ, तो चल जाएगा, तो चल जाएगा, ठीक है। अगर सेमीकोलन के बाद में आपने इस्तेमाल नहीं किया तो नहीं चलेगा, अभी ये चल जाएगा ऐसे, ठीक है। देखो चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे, एक बार सोचिए, ठीक है। फॉन्ट साइज 5 REM और 5 REM, ठीक है। और देखो मैंने इसके अंदर क्या किया, सेमीकोलन नहीं लगाया है, ठीक है, और मैंने इसे सेव किया, ठीक है। जरूरी है कि आप इसके ऊपर वाली लाइन में सेमीकोलन लगाएं बस, ठीक है। नीचे हमने पूरे सेपरेटर को ही, ठीक है, सिलेक्टर को ही हमने क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है, तो उससे इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर है? हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। सिंटैक्स वगैरह में आपने देख लिया कि सिंटैक्स ऐसे लिखा जाता है, तो सिंटैक्स में भी कुछ नहीं था। सिलेक्टर की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्टर के केस में हमको पता है कि सिलेक्टर के साथ में हम कैसे CSS लिखते हैं, पता है ना, ठीक है। हम डायरेक्टली P का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो P क्या है, एक सिलेक्टर है, ठीक है। हम S2 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या सिलेक्टर है, ठीक है। तो मुझे अभी जरा बताओगे, मैं सोनाली से पूछ लेता हूँ। तो सोनाली मुझे बताना जरा, ये क्या चीज है, मैं जैसे मैं CSS लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये किस चीज की बेस की CSS है? ID। ओके, साक्षी मालविया यहीं पे है ना, साक्षी ये कौन सी CSS है? क्या? हेलो, मतलब जैसे कि हम अभी सिलेक्टर को पकड़ के हम CSS लिख रहे थे, जैसे कि S2 इज अ सिलेक्टर, ठीक है। हम सिलेक्टर के बेस पे हम CSS राइट कर रहे हैं, जितने भी S2 है काम करेंगे, हाँ। ठीक है। और अगर मैं इसके आगे हैशटैग लगा देता हूँ तो ये ID के लिए, ठीक है, एक ID के लिए। और अगर मैं इसके आगे डॉट लगा देता हूँ तो ये कौन सी चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्लास। ओके, ठीक है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन पता है तुमको जिससे हम CSS लिख सकते हैं?
हाँ, मतलब कैसे? देखो तीन ही तरीके होते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। एक आईडी से आप लिख सकते हो, एक सिलेक्टर से लिख सकते हो और एक क्लास से लिख सकते हो। ठीक है, ये तीन तरीके होते हैं। ठीक है, डॉट लगाने वाला क्लास होता है, हैशटैग वाला आईडी होता है, और जहां हम कुछ नहीं लगाते वहां सिलेक्टर होता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर ये यहाँ पे बस यही बताया हुआ है। ठीक है, इज अ सिलेक्टर, दिस इज आईडी, ये इन्होंने हैशटैग लगा के आईडी लगा रखी है, और सीएसएस क्लास सिलेक्टर। ठीक है, तो ये क्लास सिलेक्टर है जहाँ पे हम डॉट लगाकर हम उसकी क्लास बना देते हैं। ठीक है, और ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी डॉट सिलेक्टर। देखो क्या होता है, ये ऐसा क्यों किया उन्होंने, किसी को पता है ऐसा क्यों किया उन्होंने? इसका परफेक्टली रीजन पता है किसी को कि उन्होंने ऐसे सीएसएस क्यों लिखी, क्लास डॉट करके क्यों नहीं लिखा? मतलब क्या पूछ रहा? ये जो पी डॉट सेंटर लिखा है, पी सिलेक्टर प्लस क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्लास सिलेक्टर कहते हैं, क्लास सिलेक्टर। तो उन्होंने ऐसी सीएसएस क्यों लिखी, किसी को पता है? यहाँ पे अगर वो लोग पी हटा देते और सेंटर लिख के रखते तो भी तो चल जाता वो। हाँ, तो ऐसा तो भी चलता है। लोकेशन दे दी कि वो पैराग्राफ सेंटर क्लास सेंटर, क्या उस टाइप से लोकेशन दे दी वो पैराग्राफ के अंदर क्लास सेंटर। बिल्कुल, देखो क्या होता है, मैं समझा देता हूँ फिर से एक बार, तो देख लो। ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है। ठीक है, और उसकी भी क्लास क्या है, सेंटर है। ठीक है, और उसका फॉन्ट साइज, ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट साइज क्या, मैं तो लॉरेम लिख रहा था। ठीक है, लॉरेम, और उसके बाद में यहाँ पे एक और, यहाँ पे मैंने डॉट, ठीक है, यहाँ पर एक इसकी भी क्लास सेंटर है, और मैंने यहाँ पर S2 ले लिया, उसकी भी क्लास सेंटर है। ओके, और इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने नाम लिख दिया मेरा। ठीक है, तो देखो क्या है कि यहाँ दोनों में सेंटर सेंटर चल रहा है, और मैंने यहाँ पे लिखा डॉट सेंटर, और मैंने यहाँ पे लिखा कलर रेड। देखो दोनों रेड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्लास कौन सी लगी हुई है, सेंटर लगी हुई है। लेकिन अगर हम उसको पर्टिकुलर को बता देते हैं कि नहीं भैया, हमारा जो सिलेक्टर P है या फिर H2 है जिसकी क्लास सेंटर हो, केवल उसी का कलर हमें क्या करना है, रेड करना है। ठीक है, और जब हम इसको ऐसा करेंगे तो पर्टिकुलर वही एलिमेंट, पर्टिकुलर वही सिलेक्टर जिसकी क्लास सेंटर होगी वही रेड होगा, बाकी किसी की भी क्लास सेंटर हो वो रेड नहीं होगा। समझ में आया ये बात सबको? एक बार रिपीट करना बहुत रुक के चल रही यार, अभी रेड ही कलर चल रहा है इसका। हाँ, रेड ही कलर है। रिपीट कर देना। देखो क्या होता है, अगर हम सिर्फ क्लास इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और हम रन करेंगे, तो जितने भी एलिमेंट पूरे डॉक्यूमेंट में जिसके क्लास सेंटर होगी उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सही है, जो कि हो भी चुका है राइट साइड में। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको ये बोलते हैं कि नहीं भैया, क्या करना है तुमको, केवल H2 ढूंढना पूरे डॉक्यूमेंट में जिसकी क्लास सेंटर हो, H2 डॉट सेंटर लिख रखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, केवल H2 जिसकी क्लास सेंटर हो उसी का कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। और जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर राइट साइड क्या हो रहा है, बाकी कलर रेड नहीं है। ठीक है, और केवल H2 क्लास सेंटर है वही रेड है। ठीक है, में लगाए ही नहीं तो वहाँ हाँ, तो H2 यहाँ पे S2 अगर मैं यहाँ पे P लिख देता तो फिर सेव करता तो केवल P अगर, समझ में आ रही है बात? तो तुम्हारी आवाज कट रही है, तुम मैं समझ पा रहा हूँ बोलने का। ठीक है, S2 की आईडी डैम है और उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो ब्लू BLUC के, ठीक है, तो ब्लू हमने यहाँ पे ब्लू लगाया। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर H2 की आईडी डैम कर दी तो देखो वो ब्लू हो जाएगा, दिख रहा है?
ओके, उसे क्लास से फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैंने फिर यहाँ पे डॉट क्लास, अगर यहाँ पे और एक कॉमन क्लास दे दी मैंने यहाँ पे सेंटर, और उसको बोला कि बैकग्राउंड कलर इन सब के क्या होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए, तो ये सब दूर अप्लाई हो जाएगा। दिख रहा है? एक बार है स्टेम वाला। जो क्लास में होता है ना, जो चीज क्लास में अप्लाई होती है ना, जैसे कि हमने सिलेक्टर प्लस क्लास लिखा है, सिलेक्टर क्लास सिलेक्टर, वैसे ही क्लास आईडी, सॉरी सिलेक्टर आईडी भी होता है, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही काम करता है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे आईडी दे दी तो वो आईडी पे अप्लाई कर देगा, ठीक है। जो भी H2 जिसकी आईडी डैम होगी वो उस पे अप्लाई कर देगा, ठीक है। समझ में आया ये अब? हाँ। ओके। और डॉट सेंटर, जहां पे भी सेंटर है, अब यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है कि भैया कौन से पर्टिकुलर सिलेक्टर के लिए है, यहाँ पे बोल रखा है यूनिवर्सल में जहां जहां पे क्लास सेंटर है वहां पर बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू कर देना। तो उन्होंने क्या किया, डॉट सेंटर लगा के, जहां पे उसने देखा कि यहाँ पे सब डॉट सेंटर है, यहाँ पे डॉट सेंटर है, तो उसने वहां पर पाउडर ब्लू कर दिया। दिख गया सबको इतना? यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है, पूछना है कुछ? क्लियर है? ओके। तो आगे देख लेते हैं। एक साथ 2 क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बता दिया था, एक से ज्यादा क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि व्हाट इज यूनिवर्सल सिलेक्टर। देखो, यूनिवर्सल सिलेक्टर को क्या कहता है, CSS के अंदर स्टार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो स्टार जब भी हम लगाते हैं, मतलब कि ये कहा जाता है कि सभी के लिए, ठीक है। तो कैसे सभी के लिए, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक H1 वगैरह, मैं इसी से कॉपी कर लेता हूँ, ये इतना उसने लिया हुआ है, ठीक है। और उसने, ठीक है। अब देखो, मेरे को इनमें, मैंने किसी में भी क्लास नहीं डाली है, ठीक है, और ना ही मैंने इनको बोला है कि मतलब कुछ भी CSS नहीं दिया अभी तक, ठीक है। जब मैं स्टार लगाता हूँ, ठीक है, और मैंने उसमें CSS अगर मैं राइट करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर CSS हर, ठीक है, का फॉन्ट साइज 1 REM होगा तो 1 REM ही होगा। दिख रहा है? ठीक है। मैंने कहा कि कलर सभी का कैसा होगा, रेड होगा तो रेड ही होगा। देखो, मैंने यहाँ पे कोई क्लास नहीं दी है, सबको दिख रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि मतलब जो भी मैं अप्लाई करूंगा, इट्स मार्जिन 0 देन मार्जिन 0, ओके, एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। लो, अभी समझ में आ गया यूनिवर्सल सिलेक्टर। किसी को मेरे ख्याल से तो कुछ पूछना नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। पर वाली हेडिंग बड़ी कैसे बता रही थी उसमें? बोल्ड है वो। कहाँ पे? वो बोल्ड है, बड़ी नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बोल्ड तो थी, लेकिन यहाँ इसकी शायद यहाँ छोटी बता रही, वहाँ बड़ी बता रही थी, ये बोल रही नहीं, तो उन्होंने वहां पे कुछ और CSS दी होगी। फॉन्ट वेट नॉर्मल अगर मैं कर दूंगा तो अब देखो, दिख रहा है? यहाँ पर उन्होंने क्या करा, यहाँ पर उन्होंने फॉन्ट साइज नहीं दी थी यहाँ पे, ठीक है। दैट्स व्हाई वो यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है। फॉन्ट साइज अप्लाई नहीं किया था, अगर वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे फॉन्ट साइज तो वो एक जैसा हो जाता, ठीक है। हेडिंग। हाँ, क्या? ठीक है। तो CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कोई चीज देख पा रहा है कि देखो इन तीनों में एक जैसी CSS लगी हुई है, हाँ। दिख रहा है? हाँ। ठीक है। तो क्या होता है कि, लेकिन अगर आपको सच में एक जैसी CSS लिखना है तो ये तो बहुत लेंदी काम नहीं हो जाएगा कि क्या हुआ कि मुझे मान लो कि पैराग्राफ में भी कलर रेड करना है, तो मैं पहले P लिखूंगा, फिर लिखूंगा कलर रेड, सॉरी ब्लू कर लेते हैं, BLUE ब्लू। और फिर मेरे को अगर पैराग्राफ में ब्लू करने के बाद में मैं एक काम करता हूँ, इसको स्पैन बना देता हूँ, स्पैन, ठीक है। और इसको मैं बना देता हूँ प्री, और इसको ही बना देता हूँ, ठीक है। तो मुझे स्पैन P और H1 में
मुझे सब में ब्लू कलर करना था, तो मैं यहाँ पे अलग अलग लिखूंगा, राइट। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्री, फिर मैं लिखूंगा कलर, और फिर मैं लिखूंगा BLUE। तो फिर अप्लाई होगी ऐसे, राइट, ऐसा ही करेंगे। पर ऐसा तो फिर हमको बहुत ज्यादा CSS लिखना पड़ रही है, सही है ना। हाँ, तो क्या क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, पहले तो मुझे बताओ क्या कर सकते हैं। क्लासेस लगा सकते हैं। क्लासेस लगा सकते हैं, Universal। एक क्लास में लूं, और हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं क्लास ले लूं और यहाँ पे लिख दूं कि कलर, और मैं उसमें दे दूं कलर ब्लू, BLUE ब्लू, ठीक है। और उस क्लास को मैं क्या करूं, उन हर पर्टिकुलर जगह पे, सॉरी ये ओके कलर, और ये हो गया काम, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट में यही है मेरी मानो तो। लेकिन इसके अलावा यूनिवर्सल ग्रुपिंग होती है, ठीक है, जहां हम क्या कर सकते हैं, हम P कॉमा लगा के एक साथ दो सिलेक्टर चूज कर सकते हैं, H1 प्री स्पैन, तो भी चल जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसको रेड कर दूंगा, तो देखो ये रेड हो गया, ठीक है। ऐसा करोगे तो ठीक है, लेकिन ये कब करना होता है हमें, जब हमें कोई पर्टिकुलर CSS किसी पेज में स्थायी रखनी है, कि अगर उस पर कोई क्लासेस नहीं लगाई गई तो वो ये तो रहेगी, ठीक है। तब आप कोमा लगा के कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टर को परमानेंट कर सकते हो, ठीक है। जब तक उसमें कोई क्लास ना लगे तब तक उसको परमानेंट कर लो, तो वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन ऐसा करोगे और हर चीज में ऐसा अप्लाई करते रहोगे, तो आप कितने भी सिलेक्टर इस्तेमाल करोगे, टैग इस्तेमाल करोगे HTML में, तो उनका कलर रेड होता ही जाएगा। तो आपको उसको हटाने के लिए फिर नई CSS लिखना पड़ेगी। तो ऐसा भी मत करना, आपको दिमाग में अपने माइंड सेट क्लियर करके चलना है कि हमें क्या चाहते हैं, हम खुद से क्या चाहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो ये हाउ टू में चलते हैं, CSS हाउ टू, ठीक है। अब हम इस्तेमाल करेंगे एक्सटर्नल CSS का, ठीक है। अभी हमको दो तरीके अच्छे से आते हैं, किसी को दोनों तरीकों में कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है। इंटरनल और इनलाइन CSS में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो। ठीक है। तो अब हम इस्तेमाल करेंगे एक्सटर्नल CSS का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा फिर से, ठीक है, और उस फाइल का नाम दूंगा style.css, ठीक है। देखो style.css के अलावा तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है, लेकिन जो एक इंडेक्स पेज का जो एक बेसिक जो हम कहते हैं, ठीक है, जो तरीका है, ठीक है, उससे हम style.css के नाम से ही लिखते हैं, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा और आप चीजें बनाना चाहो तो बना सकते हो, स्टाइल शीट 2, स्टाइल शीट 3 वगैरह वगैरह, पर ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या होता है कि यहाँ पर इसको हमें लिंक करना होगा, और दूसरी बात हमें इसे एक फोल्डर में भी रखना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फोल्डर बनाने का ऑप्शन है, ठीक है, मैं उसका नाम दूंगा एसेट्स, ठीक है। अब एसेट्स के अंदर मैंने इस स्टाइल शीट को ड्रैग किया, या तो ऐसा करके मैं उठा करके उसके ऊपर छोड़ सकता हूँ, तो अंदर चले जाएगा वो, ठीक है। और उस एसेट्स के अंदर मैंने एक और फोल्डर, राइट क्लिक करके एक और फोल्डर बना लिया, इसका मैंने नाम रखा CSS, ठीक है। और उस फोल्डर के अंदर मैंने फिर से उस स्टाइल शीट को ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब दिख रहा है CSS के अंदर है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले हेड के अंदर इस स्टाइल टैग को हटा करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लिंक लूंगा टैग, और उसके अंदर मैं बताऊंगा कि हमारे एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर एक CSS नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर एक stylesheet.css नाम की फाइल है, उससे लिंक करना है। हो गई लिंक, ठीक है। अब हम देखते हैं लिंक हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने H1 ले रखा है, तो यहाँ पर हम H1 लेते हैं एक, ठीक है, और एक H1 की CSS लिख देते हैं कि कलर इसका होगा ब्राउन या फिर ग्रीन, ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया और ब्राउजर में देखते हैं जाके, ग्रीन हो गया, मतलब काम कर रही है, ठीक है। तो लिंक हो गई हमारी अब, ठीक है। अब इसके अलावा कोड के अंदर आप क्या कर सकते हो, इनको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिख रही है यहाँ पे,
स्प्लिट एडिटर, तो आप जैसे आप स्प्लिट एडिटर पर क्लिक करोगे तो ये CSS वाला जो हिस्सा है एक हिस्से में चला जाएगा और दूसरा वाला हिस्सा HTML का बन जाएगा। तो यहाँ से आप दोनों चीजों पर एक साथ काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो ऐसा ही करता हूँ, आप चाहो तो उसको एक जगह रख सकते हो ऐसे करके, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आपकी इच्छा है। तो अभी हम ऐसे ही काम करते हैं नॉर्मली। तो आगे बढ़े, अब हम एक्सटर्नल CSS पे काम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, उसने क्या किया यहाँ पर रेफरेंस में mystyle.css नाम का फाइल बना ली और उसे लिंक कर दिया, ठीक है। कलर नेवी रखा, मार्जिन लेफ्ट वगैरह, ठीक है, ठीक है। डू नॉट एड स्पेस बिटवीन द प्रॉपर्टी वैल्यू यूनिट, ठीक है। देखो क्या करना, कभी भी स्पेस ऐड मत करना। कहां पर, ठीक है, मैं बताता हूं कहां पर, ठीक है। मान लो कि मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज देना है H1 को, ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखा 5 REM और सेव करा, चल गया। लेकिन अगर मैं 5 और REM के बीच में स्पेस दे दूंगा तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो कभी भी स्पेस मत इस्तेमाल करना ऐसे में, ओके, क्लियर है? हाँ। वरना यहाँ पे तो या और हाँ, ज्यादा ऐसा स्पेस ले सकते हो पर लेना मत, एक स्पेस काफी होती है बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंटरनल CSS आपको पता ही है, इनलाइन भी पता है, और मल्टीपल स्टाइल शीट, हाँ, एक से ज्यादा स्टाइल शीट भी लिंक करवा सकते हो आप, ठीक है। करवा के दिखाऊं या फिर बोलना काफी हो जाएगा मेरे लिए? एक से ज्यादा स्टाइल शीट आप बता देना। लिंक कर सकते हो, ठीक है। एक और फाइल बना ली मैंने, कहीं और बना ली, ठीक है। मैंने इसका नाम दिया style.two.css, ठीक है। मैंने स्टाइल शीट दे दी और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ के लिए लिख दिया है कलर रेड, ओके, और मैंने सेव कर दिया ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे लिंक करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, लिंक नहीं करोगे तो चलेगी नहीं, ध्यान रखना है ना। ऐसा मत करना स्टाइल शीट बना ली, इधर सेव करा और इधर चला के देख रहे हो तो अरे भाई ये तो चल ही नहीं रहा है। लिंक नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने सॉरी लिंक लिया इस बार फिर से, ठीक है। और लिंक के अंदर क्या बोला उसको कि वो तो बाहर ही पड़ी हुई है, वो तो बाहर ही रखी हुई है, तो बस उसका नाम क्या है, style.2.css, और मैंने अप्लाई किया तो देखो यहाँ पे P क्या हुआ, रेड हो गया है। वो CSS P वाली CSS कहाँ लिखी हुई है, सेकंड वाले style.2 में दिख रहा है यहाँ पे ये। एक चीज Clear है पूछना है, हाँ पूछो। इसका कंटेंट कहीं और रहेगा? हाँ, कहीं पे भी हो सकता है, आपके फोल्डर में हो सकता है, या फिर आप हो सकता है कि ये आप सर्वर से कोई लिंक लेके आए हो, वहां से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा है ना कि हमारे पास एक बाल्टी है, बाल्टी में आप एक नल खोलो, 2 नल खोलो, 4 नल खोलो, पानी तो बाल्टी में जाएगा ना, हाँ। ठीक है। तो आप 4 CSS की फाइल लगाओ या 5 CSS फाइल लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट करेगी अगर आपने यहाँ पे भी कलर रेड दे रखा है और इस वाले इसमें आपने क्या कर रखा है, पी के अंदर क्या कर रखा है, कलर ब्लू दे रखा है। तो देखो ये कलर ब्लू अप्लाई नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा है, देख के बताओ मुझे। बोलो। क्या पूछा? ऑलरेडी एक सुनाए। तो इसे की फाइल वो लिंक है ना, इसीलिए। मैं समझा नहीं, क्या शोभा क्या बोलना चाह रहे हो? रुक जाओ 2 मिनट, मेरी मम्मी कुछ। कोई मैंने पूछा कि एक CSS की स्टाइल शीट में, यानी कि ऊपर वाली स्टाइल शीट में मैंने कलर दिया हुआ है ब्लू, और नीचे वाली स्टाइल शीट में कलर दिया हुआ है पैराग्राफ का रेड। तो यहाँ रेड चल रहा है, ब्लू क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो बाद में लिंक गलत दी। नहीं, लिंक गलत नहीं दी है, दोनों लिंक काम कर रही है। लिंक वो वाली बाद में दी है, इसलिए वो रेड हुआ। दैट्स वाई, क्योंकि वो लिंक बाद में दी गई है, ठीक है।
जब इसने टॉप टू बॉटम अप्रोच लगाया तो उन्होंने पहले इसे रीड किया, तो उसे इस वाले में क्या मिला, कलर ब्लू, ठीक है। उसको मिला हेडिंग की साइज 5 आ रही है, तो उसने वो अप्लाई कर दी। फिर उसने देखा कि इसमें कलर कौन सा लगा हुआ है, ब्लू, तो उसने ब्लू कलर इस्तेमाल कर दिया। फिर उसने सेकंड टाइम में क्या यूज किया, ये वाली फाइल को। फिर उसने देखा कि इसके अंदर पी का एक और कलर दे रखा है, तो उसने उसको पुराने वाले कलर को क्या करा, ओवरराइट कर दिया। इसीलिए वो कलर नहीं चल रहा है। अगर ये वाली स्टाइल शीट ऊपर होती, देखो ऐसे, तो वो कलर क्या हो जाता, ब्लू। देखो ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो इन केस अगर आप दो दो CSS लगाते हो और आप नहीं चला पाते हो और नहीं चल रही होती है, तो खुद ऐसा कंफ्यूज मत होना कि लिंक गलत दे रखी है या फिर कुछ प्रॉब्लम है या CSS गलत है। ये देखना कि आपकी CSS दूसरी CSS कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही है, और अगर ऐसा कर रही है तो उसको भी लिखने का तरीका मैं बताऊंगा कि अगर आपको ऐसे जगह चेंज नहीं करना है, ठीक है। देखो मान लो कि ये जगह मुझे चेंज नहीं करना है, इसकी वजह से मेरी दूसरी चीज और खराब हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसको ब्लू बनाना है, तो मैं क्या करूं, कोई बताएगा मुझे से अभी ब्लू बनाना है, तो ये जो ब्लू है चल नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, कोई बस ये मत बोलना कि इसको रेड बना दो, ठीक है। मैं इसे रेड नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसके आगे एक स्टेटमेंट लिखूंगा जिसको बोलते हैं नॉट, सॉरी नॉट, ये नॉट का साइन होता है अपने सी में, ठीक है। उसको बोलूंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अलर्ट का साइन लगाऊंगा और उसको बोलूंगा इंपॉर्टेंट। मैं इसको CSS को बोल रहा हूं कि नहीं, दूसरे CSS पे ध्यान मत दो, मेरा पर्टिकुलर ये CSS जो मैं लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूंगा वो अप्लाई हो जाएगी। दिख रहा है? हाँ। तो इन दैट केस कि अगर आपको अलाइन, मतलब आपको ऐसे पोजीशन चेंज नहीं करना है, क्योंकि पोजीशन चेंज करने की वजह से आपकी दूसरी CSS रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके उसे इंपॉर्टेंट बना सकते हो। ओके, यहां तक क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। कमेंट्स बताने की जरूरत नहीं है, CSS में कमेंट्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे कमेंट्स लिखते हैं, देख लेना खुद ही। कमेंट जो कंपाइल उसे यूज नहीं करता, ठीक है। एक सेकंड ना, मैं ठीक है, हम कहाँ थे, कमेंट्स। ओके, तो कमेंट्स वगैरह को बताने की जरूरत नहीं है। कलर्स, ओके, कलर वगैरह भी देख लेना। CSS में कलर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कलर को आपको पता ही होगा कलर कितने प्रकार के होते हैं। RGB, हेक्स, HCL में बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो कलर खुद ही डिसाइड करना, ठीक है। चाहो तो ये इंस्टॉल कर सकते हो, मैंने बताया था यार एक्सटेंशन, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके ओके, मैंने इसको ले तो लिया है, ठीक है। उसके बाद में बैकग्राउंड पे चलते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। अब हम सीधे बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। के ऊपर ये पर्टिकुलर CSS लगती है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड हैंडेड प्रॉपर्टी होगी, जो भी सॉरी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो होती है वो इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो कलर इस्तेमाल करना आपको पता ही है कि बैकग्राउंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे इसमें हम एक बैकग्राउंड की इमेज लेंगे, सॉरी पहले कलर तो इस्तेमाल करके दिखाने की जरूरत है क्या, मुझे नहीं है, सीधे बैकग्राउंड की इमेज पे चले डायरेक्टली हम, या कलर इस्तेमाल करके दिखाऊं ऐसे? चलो मैं दिखा देता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, पहले बॉडी पे इस्तेमाल करेंगे और सीधे एक्सटर्नल CSS राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया बॉडी, और के अंदर मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर सा डार्क कलर है, ठीक है, इतना दिख रहा है, मतलब आप लोग, हाँ, ठीक है। तो कलर अप्लाई हो चुका है हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके और कुछ छोटे डब्बे बना लूं मैं, जिसके अंदर ऐसे तो हम तो डब्बे बन जाए अलग अलग टाइप के, ठीक है। क्या डीप एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और उन कंटेनर को मैंने क्या करा, उनकी साइज दे दी, ठीक है, डीप, ठीक है।
वो कर डिफाइन कर दी, डिव की साइज होगी भैया 200 पिक्सल्स की होगी, ठीक है। और उनका जो बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मान लो कि मेरे को ग्रीन देना है, नहीं ग्रीन वैसे नहीं देंगे, रेड दे लेते हैं जो दिखाई दे। पर देखो यहाँ पर तो कुछ तेरा, ठीक है, यहाँ तो कोई डिव नजर नहीं आ रहा मुझे, दिखाई दे रहा है किसी को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसकी हाइट भी दे देते हैं, हाइट 200 पिक्सल। अब दिखाई दे रहा है? हाँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे अब मैं काम करता हूँ, इसको 100 पिक्सल पे सेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा छोटा बन जाए ये, ठीक है। देखो अब मैंने एक बॉक्स बना लिया है, ठीक है। अब मेरे को ऐसे 2-3 डिव और ले लूं, ठीक है, 3 बॉक्स ये बना लिए हैं मैंने। तो देखो वो बॉक्स तो मैंने बना लिए हैं, लेकिन बॉक्स तो देखो अगर तुम लोग देख पाओगे कि बॉक्स तो छोटे छोटे हैं, लेकिन एक लाइन में नहीं आए। देखो इनकी विड्थ भी 100% नहीं है, ठीक है, 100 पिक्सल ही है, तो ये एक लाइन में क्यों नहीं आए? इसमें भी बीआर टैग अप्लाई करना पड़ेगा क्या? कौन सा टैग? नहीं, मैं एक लाइन में लाना चाह रहा हूँ, एक लाइन, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये एक के बाद एक बॉक्स, ये जो नीचे एक के नीचे एक रखा गए हैं, ये एक लाइन यानी कि किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाइए, वर्टिकल लाइन में ना आके, ठीक है। चलो एक बार ट्राई मारते हैं, डिस्प्ले वाला ट्राई मारते हैं, डिस्प्ले इनलाइन करके देखते हैं, इनलाइन। ओ गायब भी होगा अब तो ये, हाँ गायब, ठीक है। तो अब और क्या कर सकते हैं, देखो ये चीज हो सकती है। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी सी गैपिंग करते हैं इनके नीचे, तो मैं इनको क्या करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है, या पैडिंग जो भी आप देना चाहो, ठीक है। मार्जिन में बाहर की स्पेस और अंदर की स्पेस बस। तो मैंने एक काम करा, 5 पिक्सल से मैंने स्पेस बना ली, बन गई स्पेस। हमें बॉक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला ही बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अपन कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर डिव अलग कलर का हो और ये पर्टिकुलर डिव अलग कलर का हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, कोई सजेशन देगा? बताएगा मुझे? क्या क्लास देनी पड़ेगी अलग अलग? क्लास देना पड़ेगी। कितने लोग सहमत है क्लास से आईडी से? कितने लोग सहमत है कि आईडी या क्लास देके मैं इनका कलर अलग अलग कर सकता हूँ? आईडी से भी कर सकते हैं, आईडी और क्लास मतलब सेम चीज, मतलब क्लास या आईडी देना पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन है? देखो और मैं क्लास से आईडी नहीं दूंगा, ठीक है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, समझना इस चीज को। डिव मैंने यहाँ पे लिखा, डिव के बाद में मैंने इसको लिखा फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा कलर, बैकग्राउंड कलर डार्क मैजेंटा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा डिव लास्ट चाइल्ड, बैकग्राउंड कलर। ये हुआ कैसे लास्ट चाइल्ड? मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। ये अप्लाई नहीं हुआ, क्या हुआ इसे? ब्लू, ओके, शायद कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा। देखो क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे शायद इसे नीचे देना चाहिए था। नहीं, ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। देखो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जब कोई डिव एक साथ हो, एक ही पर्टिकुलर कंटेनर में, दिख रहा है तीनों डिव कहाँ है, एक ही कंटेनर में है, ठीक है। तो हम उस कंटेनर के हिसाब से ये बता सकते हैं कि ये डिव का फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। अगर मैं कहूं कि बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, तो बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है? पहला डिव, यही इसका चाइल्ड है। और बॉडी का लास्ट चाइल्ड कौन सा है? लास्ट वाला डिव, ठीक है। तो वो इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा लास्ट चाइल्ड, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहता कि ये बॉडी का लास्ट चाइल्ड होता तो शायद चल जाता है, नहीं, ठीक है, तब भी नहीं चलेगा।
ठीक है, क्योंकि हाँ वो ठीक है, मैं इसको भी करके दिखा दूंगा, लेकिन ठीक है देखो, ये फर्स्ट चाइल्ड उसने क्या किया, उस डिव का, पर्टिकुलर डिव का फर्स्ट चाइल्ड उसने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, इसको एक और तरीका है, हम इसे इवन या ऑड में कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे nth चाइल्ड और उसका नंबर डाल देंगे कि पहला वाला, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम nth चाइल्ड दूसरा वाला, और लास्ट वाला चाइल्ड हम क्या करेंगे, nth चाइल्ड तीसरा वाला, जो कलर है वो हम बना देंगे, लो अब चल गया। पहले क्यों नहीं चल रहा था? वो लास्ट चाइल्ड पे क्या होता है, कभी कभी उसको लास्ट चाइल्ड मतलब उसका पर्टिकुलर का कोई चाइल्ड नहीं मिलता तो अप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो अभी इतना समझ में आया? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे भी पूछे। नहीं, मुझे तो आ गया, आप समझ आ गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सोनाली कोई प्रॉब्लम है? मुंह खोलोगे तो मुझे पता लगेगा। नहीं है पक्का? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तो हाँ ठीक है, ओपेसिटी क्या होता है? देखो ओपेसिटी क्या होता है, मैं ओपेसिटी समझा देता हूँ। ठीक है, हम एक इमेज से ओपेसिटी समझेंगे। ठीक है, तो कलर से ओपेसिटी समझाना है इट्स डिफरेंट थिंग, और इमेज से समझाना इज डिफरेंट थिंग। तो क्या है कि मैंने एक इमेज ले ली और वो इमेज हमारे इसमें रखी हुई है ms.jpg। ठीक है, और उसके पीछे एक काम करता हूँ, मैं उसको डिव में रख देता हूँ, एक डिव के अंदर। ठीक है, और उस डिव के अंदर, ठीक है, और उस डिव का अब देखो क्या है कि मैंने उस इमेज की मैंने ले लिया है विड्थ 400 पिक्सल। ओके, देखो, और जिस डिव के अंदर वो रखा हुआ है उस डिव का मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया इंडिगो। अब देखो इस इमेज के आर पार कोई कलर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, एम आई राइट? ठीक है, बस पीछे कलर नजर आ रहा है, वो भी साइड से। ठीक है, तो ओपेसिटी इज अ थिंग जहां आप उसकी ट्रांसपेरेंसी आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, ओपेसिटी से क्या कर सकते हो आप? ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो कि इसके ये कितना दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे इमेज के ऊपर लिखा ओपेसिटी 1 मतलब 100। ठीक है, यहाँ पे 1 का मतलब 100 है, ध्यान रखना। ठीक है, और जैसे मैंने 0.5 किया, दिख रहा है कुछ? कैसा फिल्टर लग गया उसके ऊपर, एक पर्पल कलर का। ठीक है, आप इसको छोटे से छोटा कर सकते हो। ठीक है, देखो बहुत लाइट, किसी को बहुत गौर से देखने पे समझ में आ जाएगा कि इमेज अभी भी वही है। दिख रहा है? ठीक है, आप 9 करोगे तो 9 पे थोड़ा सा मतलब ऐसा नजर नहीं आ रहा है। 8 पे करके देखते हैं, थोड़ा सा पर्पल हुआ। 7 करके देखते हैं, थोड़ा और पर्पल हुआ। ठीक है, तो ऐसा करके आप देख सकते हो। और ऐसे ही सेम आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो। नो मैटर आप अगर कोई सा टेक्स्ट इस्तेमाल कर रखा आपने इस डिव के ऊपर, और आपने यहाँ पे मेरा नाम देख रखा मान लो, तो देखो मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, इस टेक्स्ट की, पर्टिकुलर टेक्स्ट की H1 की ओपेसिटी अगर मैं कम करता हूँ, ओपेसिटी 0.8 या 7, तो देखो वो भी हल्का होते जा रहा है। दिख रहा है? 5 दिख रहा है ये? हाँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी चीज में, अब वो भले डीव ही क्यों ना हो, अब मैं अगर पूरे डीव की ओपेसिटी कम कर दूं, इन सबकी ओपेसिटी कम कर दूं, हटा दूं, ठीक है, तो मुझे कोई एक जना बताओ कि इसकी ओपेसिटी कम करने पे क्या होगा? क्या केवल डीव की ओपेसिटी कम होगी, या इमेज की ओपेसिटी कम होगी, या सबकी ओपेसिटी कम हो जाएगी? कोई बताएगा? बैकग्राउंड की होगी ना डिव, क्योंकि इमेज डिव के अंदर नहीं है ना, कि डिव के बाहर है इमेज। तुमको कहाँ दिखाई दे रही है इमेज? इमेज डिव के ऊपर। ऊपर दिखाई दे रही का क्या मतलब है? हाँ, उसके अंदर भी है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ओपेसिटी देने पर क्या होगा?
तो इमेज की बैकग्राउंड की दोनों की जो भी डिव के अंदर है सबकी ऑपोजिट मतलब उसकी कम हो कम हो जाएगी, जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि वो उसके अंदर है। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास कोई बैग है जिसमें कोई सामान है और अगर वो बैग गीला हो जाता है तो सामान भी गीला होगा। हाँ। रियल वर्ल्ड थिंग, ठीक है, हाँ। समझ में आई ये बात? हम्म। तो अगर आप इसकी ओपेसिटी आप अलग से 1 भी कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ओपेसिटी पहले ही 1 है। वो जिस बैग के अंदर है वो खत्म हो चुका है, वो खराब हो चुका है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है? ठीक है, ओके। अभी ठीक है, इतना चालू करके देखो, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। चीजें चला चला के देखते रहो, पुरानी चीजें भी चला चला के देखते रहो, और जो CSS अभी हमने इस्तेमाल करके देखी है, वो जो तुमने पेज बनाए हैं उसके अंदर इस्तेमाल करके देखो। अपना खुद का कोई पेज बना के देखते रहो, ताकि क्या करोगे तुम, उसे डेवलप करते जाओ, उसे इनहेंस करते जाओ, ठीक है? तो हमारा बैकग्राउंड तक हो गया था, ठीक है, बैकग्राउंड कलर तक। तो कलर में मेरे ख्याल से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इमेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इमेज को लिखने का तरीका, मैं एक इमेज ले लेता हूँ डिफरेंट सी, ये वाली इमेज से काम नहीं चलेगा बार बार, ठीक है। तो मैं डाउनलोड में गया और मैंने एक पर्टिकुलर इमेज मैंने यहाँ से कॉपी की, या फिर ठीक है यही चलेगा, कॉपी। और कॉपी करने के बाद में मैं डाउनलोड, जहाँ हमारा प्रोजेक्ट रखा वहाँ पर फटाफट से सी में नहीं है, डॉक्यूमेंट में है, डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोजेक्ट माइलस्टोन, और मैंने इसको रख दिया बीजी के नाम से बैकग्राउंड, ठीक है। तो bg.jpg। और अभी में हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज, सबसे पहले देखो क्या होता है, पेज को स्टार्ट करने का तरीका कैसा होता है। हम लोग एक एक्सटर्नल CSS में कुछ CSS लिखते हैं, हर बार लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा कि हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक CSS लिखते हैं बॉडी की, ठीक है। ये हर बार हम लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर अननेसेसरी मार्जिन और पैडिंग बाय डिफॉल्ट दे के रखता है पेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सेट करेंगे बॉडी के अंदर, मार्जिन 0, ठीक है, और पैडिंग 0, ठीक है। क्या किसी को बताना पड़ेगा कि मैं क्यों यूज कर रहा हूँ ये, ठीक है। देखो, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, जिससे मैं इसको सेव करूंगा। तो ये जो मेरा पर्टिकुलर जो एरिया है, एक मिनट पहले ये इमेज हटा देता हूँ, ठीक है। इस इमेज की विड्थ मैं 400 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया जो मेरा ऊपर जो गैप दे रहा था, वो गैप खत्म हो गया ऊपर नीचे दाएं बाएं से। इसलिए मैंने क्या किया, बॉडी की मार्जिन और पैडिंग हमेशा क्या रखता हूँ मैं, 0। तो आप भी जब कोई सा अपना खुद का पेज बना रहे हो, ठीक है, तो बॉडी की मार्जिन और पैडिंग 0 रखना, ताकि ऊपर नीचे और दाएं बाएं से क्या गैप ना मिले, ठीक है। क्योंकि ऐसा किसी वेब पेज के गैपिंग देखने को मिलती नहीं है। ओके, नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं बैकग्राउंड इमेज की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमारे पास अलग अलग टैग है, ओके, अलग अलग टैग अलग अलग चीजों के लिए। जैसे हमने HTML के अंदर पढ़ा था, जैसे सेक्शंस, नैव बार के लिए नैव और div के लिए div। तो हम ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन मतलब ऐसी चीजें ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम एक बैकग्राउंड इमेज इस्तेमाल करेंगे। तो हम सेक्शन का नाम रखेंगे या फिर सेक्शन को क्लास दे देंगे मेन अंडरस्कोर, या फिर तुमको डैश लगाना और डैश, या तुमको ऐसा लिखना जैसे तुम चाहो, मेन सेक्शन। मैंने मेन सेक्शन उसको क्लास दी है, ठीक है। और मेन सेक्शन के अंदर मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे डॉट मेन सेक्शन, और उसके अंदर मैं क्या लगा रहा हूँ, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज URL, और URL के बाद के अंदर मैं इसके अंदर लिखूंगा जो हमारे CSS वाले फोल्डर। अब देखो, अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर जो इमेज, देखो यहाँ पे इसको गौर से देखो, सब लोग यहाँ प्रेजेंट है ना, आवाज आ रही है सभी को, ठीक है। हाँ। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो इमेज है, ठीक है, ये इमेज रखी हुई है यहाँ पर, दिखाई दे रही है, ठीक है। ये इमेज रखी हुई है यहाँ पर bg.jpg। मैं यहाँ पर उसको कैसे लिखूं, कोई बताएगा? स्लैश लगा के लिखूं, इन्वर्टेड कॉमा में उसका नाम, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में उसका नाम, ओके, क्योंकि कोई फोल्डर नहीं है इसलिए उसका नाम सिर्फ इसीलिए है ना। तो मैं चलो देखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा मैंने लगाया और मैं इसका नाम लिख देता हूं bg.jpg, सेव करा।
बट मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो तो हम क्या करते हैं, उसकी हाइट वगैरह सेट कर दे ताकि दिखाई दे वो। तो हाइट मैंने रखी उसकी अराउंड में रख देता हूँ उसकी हाइट 400 पिक्सल, ठीक है, और विड्थ उसकी 100%, ठीक है। ठीक है, पर ये अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने सेव कर दिया ऐसे, ठीक है। जब भी सेव होता है तो यहाँ से गोल्ड डॉट हट जाता है, ये दिख रहा था गोल्ड डॉट। जैसे मैं इसको सेव करूंगा ये गोल्ड डॉट यहाँ से हट जाएगा कोने पे से, इस जगह से, ठीक है, मतलब वो सेव हो चुका है। तो देखो हट गया, क्रॉस आ गया वहां पे, तो अभी सेव हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं शो हो रहा है? कोई रीजन बताएगा मुझे? एनीवन कि ये क्यों नहीं शो हुआ, जबकि bg.jpg अभी किसी फोल्डर में भी रखी हुई नहीं है, वो इमेज बाहर है। हाँ, लोकेशन मतलब अगर कोई फोल्डर होता तो हम फोल्डर का नाम लिखते, राइट? अगर कोई फोल्डर होता तो हम फोल्डर का नाम लिखते, राइट? लेकिन यहाँ फोल्डर नहीं था, बाहर ही रखा हुआ है वो। डायरेक्ट। तो लोकेशन कैसी? देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनो, वो समझ में नहीं आएगा आपको ऐसे, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से सुनना कि आपने ये कहाँ लिख रहे हो, पहले बताओ मुझे इस चीज को कहाँ लिख रहे हो आप? एक एक्सटर्नल सीएसएस में, राइट? और आपकी एक्सटर्नल सीएसएस कहाँ पड़ी हुई है? एक फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर एक और फोल्डर है सीएसएस नाम का, उसके अंदर। तो यहां पर मेरा स्लैश या फिर फोल्डर का नाम ना देना मतलब कि उस पर्टिकुलर सीएसएस के फोल्डर में ही इमेज का पड़ा होना। समझ में ही मेरी बात? लेकिन वहां इमेज नहीं है। इमेज कहां है? उसके 2 फोल्डर बाहर, ठीक है। तो उसको 2 फोल्डर बाहर से पिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? $/CSS नहीं, फिर से $/, और अब देखो अब दिखाई दे रही है bg.jpg, दिख रहा है? या फिर आप सिंगल स्लैश में भी काम चला सकते हो, सिंगल स्लैश। और देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? bg.jpg दिख रहा है, और सेव किया, देखो यहाँ पे इमेज आ गई। अगर ये इमेज उस CSS वाले फोल्डर के अंदर पड़ा होता और फिर अगर हम यहाँ पर उसको बिना स्लैश के भी नाम देते तो भी चल जाता। दिखाऊं क्या करके? ये MG वाली CSS, MG वाली फोटो मैंने CSS वाले फोल्डर में डाल दी है। अब मैं यहाँ पे MS लिख देता हूँ, यहाँ पे MS और सेव, और देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो इमेज। देखो मैंने इस बार स्लैश नहीं लगाया, दिख रहा है? तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, और भूलना मत, मतलब गड़बड़ी मत करना, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते, देखो ये इमेज तो ऐसी नहीं थी, ये इमेज तो ऐसी है, ठीक है, और ये इमेज यहाँ पर कुछ ऐसी नजर आ रही है, ये इमेज कुछ ऐसी है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि इस इमेज को प्रॉपर दिखाया जाए। तो इमेज को प्रॉपर दिखाने के लिए बैकग्राउंड की कुछ और CSS होती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे उसको कि बैकग्राउंड, हमको पोजीशन क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड का सेंटर होना चाहिए, ठीक है। देखो अभी सेंटर से दिखा रहा है, लेकिन अभी भी इमेज क्या है, पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया बैकग्राउंड का साइज जो है कवर टाइप का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए साइज उसका? कवर, यानी कि पूरी कवर कर ले उसको, ठीक है। तो ये फिर आप ऐसा सेट करोगे तो वो इमेज अब आपको पूरी नजर आएगी, ठीक है। क्लियर है? और मेरे ख्याल से विड्थ 100% देने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि सेक्शन का जो खुद का प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ब्लॉक होता है, तो वो खुद अपने आप में 100% का होता है, तो देने की जरूरत नहीं है। बस हाइट देने की जरूरत है। क्यों हाइट देने की जरूरत है? तब तक हाइट देने की जरूरत है जब तक इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। बिना कंटेंट के वो केवल क्या करेगा? कुछ भी दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? फटाफट जवाब देना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया कि बैकग्राउंड में मैंने इमेज कैसे ली, ठीक है। URL नाम का टैग, देखो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, रिकॉर्डिंग अपनी जगह पर है, ठीक है। अगर तुमको नहीं समझ में आता है, कुछ दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जब तुम करो और नहीं हो रहा हो तो स्क्रीनशॉट से मैच करके देखा करो कि यार मेरा गलत तो नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि कई बार तुम अपनी गलतियां करते हो और अपने को लगता नहीं कि हमने कहीं गलतियां की है, ठीक है। तो क्या होता है
ये थी हमारी बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड के साथ में कुछ और पर्टिकुलर इमेजेस का इस्तेमाल, ठीक है। प्लस इसके अंदर कुछ और इमेजेस भी होती है, जैसे कि बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है, बैकग्राउंड साइज। अब बैकग्राउंड रिपीट हम क्यों लेते हैं? हम बैकग्राउंड रिपीट उस केस में लेते हैं अगर इसकी हाइट 100% होती, या फिर मैं ये बोलूं 100 VH होती। VH मतलब कि वर्टिकल हाइट, ठीक है। नहीं VH, अच्छा ठीक है, ये नहीं चलेगा क्योंकि मैंने इसको, ठीक है अब ठीक है, EIGST 100 VH, ओके। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसे जैसे बड़ा कर रहा हूँ तो ये 100 VH में सेट हो गया है, ठीक है, दिख रहा है? हाँ। ठीक है, लेकिन अगर ये इमेज छोटी या पतली होती, ठीक है, मतलब बहुत पतली सी इमेज होती, तो वो एक साथ ढेर सारी इमेज आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि वो कवर करने के लिए, पूरे पेज को कवर करने के लिए क्या करता हो, बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे आ जाती। तो वैसा कुछ ना हो, इसलिए वो हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, उसको बोलेंगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट किधर गया? बैकग्राउंड यहाँ पर है नहीं, तो मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है, डैश रिपीट, और उसको सेट करेंगे हम नो रिपीट पे। तो देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके। अभी एकदम ये सेट हो गया आपका इमेज, और अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं छोटा या बड़ा करूंगा तो देखो अपने हिसाब से वो उसी एरिया में बड़ा हो रहा है, दिख रहा है। वो इमेज की हाइट चेंज नहीं हो रही है, वो वहीं जूम हो रही है बिल्कुल। कोई देख पा रहा है उसको अच्छे से, समझ रहा है? क्या दिखाई नहीं दे रहा है? जूम होता हुआ किसी को दिख रहा है? नहीं, हाँ फिर तो दिख रहा है मुझे तो। हाँ ठीक है, मैं बस पूछ रहा हूँ, दिख तो रहा है ना? ठीक है, तो क्योंकि वो मेरे फोन वाले डिवाइस में मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं इसलिए पूछ रहा था कि तुम लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना ये चीज, ठीक है। तो ओके, तो उसके बाद में क्या है कि ये था हमारा बैकग्राउंड वाला हिस्सा, कि बैकग्राउंड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आप हर प्रकार की इमेज का टाइप ले सकते हो, GIF, JPG, PNG, हर प्रकार का फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हो। बैकग्राउंड रिपीट का एग्जांपल मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो कि एक इमेज है, तो देखो ये रिपीट हो रही है, एक बार रिपीट हुई, 2 बार रिपीट हुई, 3 बार रिपीट हुई, हो रही है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब अगर इस PNG को मैं यहाँ पे बोल दूं कि बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट पे अगर मैं सेट कर दूं, तो देखो क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रही है, इमेज यहाँ पर सेट हो गई है, ठीक है। अब मैं अब मैंने ये भी दिया है, तो कुछ और चीजें भी देना पड़ेगी, जैसे कि बैकग्राउंड साइज वगैरह, कवर, बैकग्राउंड साइज, कवर, ठीक है। अब देखो ये इमेज पूरे में चली गई, ठीक है, ना तो रिपीट हो रही है, और हमारे को पूरे बैकग्राउंड में चाहिए थी तो बैकग्राउंड में भी आ गई, दिख रहा है सबको? क्लियर है बात अब? ठीक है, रिपीट का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, रिपीट X करना है, ठीक है, तो रिपीट X करना है, रिपीट Y करना है, ये भी चला के देख सकते हो, ठीक है। अब आपको छोटी छोटी इमेज लेके देखना, कोई फोटो वोटो लेके देखना, और उसको रिपीट X, रिपीट Y, नो रिपीट, जितने भी रिपीट के टाइप है वो चला के आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि नो रिपीट से क्या होता है, रिपीट X से क्या होता है, ठीक है, रिपीट Y से क्या होता है, ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन टाइप, राइट टॉप वगैरह क्या होता है। चलो देखते हैं। देखो एक इमेज यहाँ पे नजर आ रही है राइट साइड, एक पेड़ की, ये छोटी इमेज है, ठीक है। अब आप पोजीशन को क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड पोजीशन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। कैसे? मान लो कि बैकग्राउंड पोजीशन आपको किसी छोटी सी इमेज है, तो आपने कहा नहीं लेफ्ट टॉप में चाहिए मुझे ये इमेज, ठीक है, तो लेफ्ट स्पेस टॉप, और जैसे आपने रन किया देखो लेफ्ट टॉप में हो गई। लेफ्ट बॉटम, तो लेफ्ट बॉटम में सेट हो जाएगी वो, ठीक है। मैंने कहा बॉटम, अब बॉटम की जगह ये ऊपर चले गया, लेकिन सच बॉटम की स्पेलिंग गलत लिखी थी क्या? सही लिखी थी वो, ठीक है। नहीं, वो बॉटम में इसलिए गया क्योंकि वो किस टाइप का इमेज है, वो अगर बॉटम से शुरू हो रहा है तो शायद वो इतनी स्पेस वो छोड़ रहा होगा, तो उसने वो बॉटम से शुरू ना होकर कहाँ चला गया, वो ऊपर चला गया, लेकिन वो है बॉटम में ही सेट है, ठीक है। तो अगर मैं इसे राइट में कर दूंगा, RIGST राइट, ठीक है, तो वो राइट बॉटम में चला गया, और
आप ऐसे छोटी सी इमेज लेके देख सकते हो, पर्टिकुलर इमेज को कहीं पे भी सेट कर सकते हो। सेंटर, तो सेंटर में दिख रहा है ये, ठीक है। तो आप ऐसा करके बैकग्राउंड पोजीशन भी सेट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं कि आपको कोई छोटी मोटी इमेज सेट करना पड़े, पर इन केस अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाता है कि आप सेट कर सकते हो या सेट कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल करो। बैकग्राउंड पोजीशन के लिए रिपीट का इस्तेमाल मत करना। अगर यहाँ पे रिपीट का इस्तेमाल मैं करता या एक्स रिपीट या फिर मैं लगाता ही नहीं सिर्फ यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता। दिख रहा है सबको क्या हुआ यहाँ पे? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ ठीक है, ढेर सारी इमेजेस हो गई है वहाँ पे। तो अगर आप रिपीट नहीं लगाओगे, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है सबको? हेलो, क्लियर है। हाँ, आ रही है। ठीक है, ठीक। तो देखो अभी अच्छा ठीक है, सुना अगर नहीं सुनाई दे रहा है और कुछ इशू होता है तो एक बार बोल लेना। अगर दूसरों को भी नहीं आ रही होगी तो फिर हम कुछ करेंगे, और अगर आ रही होगी तो फिर तुम रिकॉर्डिंग में समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। मैं टाइम का थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आवाज तुमको इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारी इमेज रिपीट हो रही है, तुमको याद आना चाहिए कि बैकग्राउंड रिपीट मेरे को काय पे सेट करना पड़ेगा, नो रिपीट पे, ठीक है। तो तुमको याद आ जाएगा कि अरे हाँ बैकग्राउंड रिपीट पे सेट नहीं करना था। अगर तुम्हारे बैकग्राउंड अब की जो इमेज ज्यादा जूम हो रही है तो तुमको याद होना चाहिए यार बैकग्राउंड साइज उसका कैसा होना चाहिए था, कवर होना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड साइज में इसको लिख दिया था बैकग्राउंड साइज, ठीक है। और अगर मैं इसको कवर करूंगा तो ये पूरा मेरे ख्याल से स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेच हो गया, दिख रहा है? तो ऐसा हो जाएगा। तो अभी हमारा इमेज हमको अगर स्ट्रेच चाहिए तो हमें बैकग्राउंड साइज का कवर डालना होगा और इसको सेंटर करना होगा वगैरह वगैरह। आपको ऐसी चीजें बस आपको खुद में पता होनी चाहिए कि ये बैकग्राउंड की ये CSS है, और अगर मुझे बैकग्राउंड जैसा भी चाहिए मैं उसको हिसाब से CSS के हिसाब से मैं सेट कर सकता हूँ। इतना क्लियर है? क्लियर है? और हाँ। अब यहाँ पे होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। व्हाट इज बैकग्राउंड अटैचमेंट? मैं दिखाता हूँ व्हाट इज बैकग्राउंड अटैचमेंट। देखो आप देख पा रहे हो कि इमेज जो सेट है यहाँ पर, ठीक है, वो इमेज चिपकी हुई है। मेरे स्क्रॉल करने पर वो इमेज जहां पर वो मतलब है, जहां उसकी पोजीशन सेट है वो पोजीशन स्टेट अभी भी वहीं पर है, ठीक है। दिख रहा है? तो ये ऐसा ब्लैक दिखा रहा है। एक सेकंड, तो नेट में मेरे मोबाइल में तो दिखा रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहेगा, ठीक है। तो देखो इसका अटैचमेंट क्या कर सकते हो आप, फिक्स कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैं आपको है ना खुद से करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो कि मेरे पास HTML में कुछ कोड रखा हुआ है, ठीक है, और जो कि ये इमेज, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एक इमेज ले लेता हूँ, इमेज जिसकी विड्थ होगी 200 पिक्सल, ओके 200, और ये साइज, और ये हमारी वही BG वाली इमेज ले लेते हैं हम, bg.jpg, ठीक है। तो ये इमेज अभी देखो यहाँ है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अब एक मिनट, वो बैकग्राउंड इमेज होना चाहिए थी, सही बात है, रुको मेरे से गलती हो गई, ठीक है। अब ये जो इमेज है हमारी, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ इस इमेज के जस्ट नीचे में क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने P लिया और उसके अंदर लॉरेम का टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। और उस लॉरेम के टेक्स्ट को मैंने क्या किया, कॉपी किया, कॉपी और पेस्ट 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 पेस्ट, सेव किया। तो देखो यहाँ पर मेरे पास कुछ टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैंने क्या किया, फिर से कॉपी किया और कॉपी करके एक बार और पेस्ट कर देता हूँ और एक बार और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इसको स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, पर जो हमारी बैकग्राउंड वाली इमेज है वो ऊपर ही सेट है, दिख रही है? क्लियर है? हाँ ठीक है। तो देखो अगर देखो नहीं कुछ दिख रहा हो या फिर कुछ स्क्रीन एरर आ रहा हो तो बता देना, ठीक है। मैं नेटवर्क चेंज कर लूंगा या कुछ करूंगा तो शायद आपको दिखने लग जाए। देखो उसके बाद क्या होगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मेरी जो CSS जो हमने लिखी थी, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्क्रॉल करूँ तो मेरी इमेज वहीं रहे, केवल ये पूरा पर्टिकुलर पेज स्क्रॉल हो जाए, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो थोड़ी ओपेसिटी कम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, इसकी जो बैकग्राउंड वो है अटैचमेंट, ठीक है,
बैकग्राउंड में क्या करता हूँ, उसका फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, इमेज पीछे जा रही है, इमेज वही है अभी भी, केवल क्या स्क्रॉल हो रहा है, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो हाँ। कुछ और ट्राई मारते हैं। ठीक है, अब पी लिया मैंने और उस पी का मैंने क्या करा, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे लगा कि ट्रांसपेरेंट कर दूंगा तो शायद आर पार दिखने लग जाएगा उसके। ठीक है, पर इट्स ओके क्योंकि उसका हमने केवल बैकग्राउंड का अटैचमेंट फिक्स किया है, इसका मतलब वो केवल अभी ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, आपकी इमेज अब वही है। ठीक है, लेकिन एक अलग इफेक्ट चल रहा है उसके ऊपर। वो इमेज पहले ऊपर जा रही थी और अब वो क्या हो रहा है, उसे वहीं फिक्स करके रख रहा है और थोड़ा सा एक अलग लुक दे रहा है वो। ठीक है, दिख रहा है सबको यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक बेहतर चीज, एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पे सेम एक और सेक्शन लिया होता, ठीक है, तो वो इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सेक्शन के अंदर क्लास अगर मैंने दी वाली, कौन सी क्लास जो हमने वाले सेक्शन में दी है, मेन सेक्शन, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब देखो मैं मेन सेक्शन के बाद में एक और उसको क्लास दे देता हूँ सेकंड। ठीक है, सेक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉट मेन सेक्शन डॉट सेक। ये CSS ऐसे लिखते हुए देखा किसी ने अभी तक, किसी को? अभी देखो क्लास यहाँ पे देखो, इस क्लास को देख लो पहले अच्छे से। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसे देख लो और फिर इसे देख लो, सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं? अलग ही। सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं। अलग तो ठीक है, सही है या गलत? रॉन्ग है या राइट? पढ़ा नहीं अभी तो पता नहीं। ठीक है, देखो जब हम ऐसा CSS लिखते हैं तो इसको बोलते हैं एडिशनल, मतलब एडिशनल कंफर्मेशन बोल लो उसको, या फिर वो ऐसा टैग जिसके अंदर ये दोनों क्लास एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, जैसा हम कर रहे थे ना सुबह, सिलेक्टर प्लस क्लास, ये क्लास प्लस क्लास है जो ये कंफर्म करती है कि एक ऐसा सिलेक्टर जिसके अंदर ये दोनों क्लास मौजूद हो। कौन कौन सी? मेन सेक्शन और सेक्शन। ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पे दो सेक्शन है तो मैंने इसकी बैकग्राउंड क्या करा, इमेज चेंज कर दी और URL के अंदर मैंने लगा के क्या लिख दिया यहाँ पे, /mg। तो क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ठीक है, और मैंने इसको सेव किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन सेक्शन वाला, अच्छा मैंने HTML सेव नहीं किया, सॉरी। अब देखो एक अलग सा लुक लग रहा है, कुछ स्क्रॉल करने में ऐसा लग रहा है कि ये इमेज उसके पीछे है और टेक्स्ट ऊपर से निकल गया और अब नीचे वाली इमेज नजर आ रही है। फिक्स लग रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक की पूरी इमेज दिख रही है। ये कुछ अलग लग रहा है ना। तो ऐसी चीजें, इसको बोलते हैं पैरालैक्स। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इमेज का पैरालैक्स। समझ में आ रही है बात? ध्यान रखना। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? इमेज पैरालैक्स। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसका बिल्कुल एकदम जीता जागता लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। मोर के अंदर इमेज पैरालैक्स हाउ टू करके कुछ होता होगा इसके अंदर। ठीक है, देखना इमेज पैरालैक्स कैसे होते हैं। ठीक है, वो जो हम कर रहे हैं वो इमेज पैरालैक्स ही है। ठीक है, तो ट्राई ये रहा हाउ टू, और आप किसी भी हाउ टू में इमेज पैरालैक्स ढूंढ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इमेज वर्टिकल नेविगेशन, इमेज स्लाइड शो, ट्रांसपेरेंट इमेज, अवतार, थंबनेल, सेंटर इमेज, बटन्स, फॉर्म। ठीक है, उसको देखना पड़ेगा, वैसे मिल जाती है ऐसी चीजें आसानी से। ठीक है, इमेज पैरालैक्स वगैरह अगर मैं यहाँ पे सर्च भी कर लेता तो भी मिल जाएगा वो पैरालैक्स। ठीक है, तो ये रहा पैरालैक्स, हाउ टू पैरालैक्स स्क्रोलिंग इफेक्ट। और देखो इसके अंदर जैसे ही हम
नीचे आते हैं, ट्राई विथ योर सेल्फ, कहीं ना कहीं ने एग्जाम्पल दिया होगा, नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं। देखो ये देखो, दिख रहा है ये पैरालैक्स इफेक्ट। एक इमेज, इसके पीछे एक और इमेज जा रही है, ठीक है। ये सिंगल इमेज पे पैरालैक्स कर रहा है और हमने जो किया है वो दो अलग अलग इमेजेस पे हमने वो पैरालैक्स इफेक्ट अप्लाई किया है, ठीक है। तो आप ऐसी कुछ चीजें इस्तेमाल कर सकते हो अपने पेज को बेहतर बनाने के लिए, कर सकते हो, ठीक है। और अच्छा स्टाइलिश दिखा सकते हो इस पेज को ऐसे, ठीक है। और क्या करो, आपको थोड़ा सा वो इसको स्टाइलिश बनाना हो अगर, तो क्या करो, जो इसका पर्टिकुलर जो पी का बैकग्राउंड कलर है उसको क्या करो, हल्का सा ग्रेइश कर दो, ठीक है। जो पी आपने लिया है, पी क्या करो उसको, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर किधर गया कलर यार ये, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या करो, हैशटैग CCC, ठीक है। और देखो इसके आसपास बस क्या है, एक मार्जिन पैडिंग है तो वो मैं खत्म कर देता हूँ, मार्जिन 0, ठीक है। और हल्का सा डार्क कर लो, या फिर उसकी ओपेसिटी हल्की सी क्या कर लो, या लाइट कर लो, जो सा भी तुमको लगता है। सी के बाद में डी कर लो, और इसकी ओपेसिटी 0.8 कर लो। देखो अब हल्का सा मेल खा रहा है पूरी इमेज के साथ वो, ठीक है, दोनों इमेजेस के साथ, ठीक है। और अब चाहो तो थोड़ी सी आप उसके अंदर पैडिंग दे सकते हो, मार्जिन ना देख के, पैडिंग ऊपर नीचे से 10-10 पिक्सल और दाएं बाएं से 0, ठीक है। और अब देखो ये कितना बढ़िया लगेगा तुमको देखने में, दिख रहा है? हाँ। देखो ऐसा लग रहा है कि इमेज ऊपर है, उसका नीचे वाला हिस्सा कुछ दूसरा ही है, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ इफेक्ट अपने इसमें डाल सकते हो, ठीक है। ट्राई करना, अच्छा रहेगा। ऐसी चीजें तुम मतलब अपना दिमाग लगा सकते हो कि क्या क्या कर सकते हैं, और ठीक है, यही तो आपकी क्रिएटिविटी पता लगेगी कि आप लोग क्या क्या कर पा रहे हो उस चीज से, ठीक है। तो ये था बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीजें होती है, ट्राई करके देखना। नहीं समझ में आया तो कल मेरे से पूछ लेना, पहले डाउट क्लियर करना, फिर नया सीखना, ठीक है। बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड, ओके। अब बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड मैंने ज्यादातर इस्तेमाल देखो किया नहीं जाता। शॉर्ट हैंड बोले तो क्या, ठीक है, शॉर्ट हैंड कोई CSS नहीं है, देखो, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर CSS नहीं है जिसके अंदर आप शॉर्ट हैंड लिख सको। अच्छा गौर से देखो, हमने यहाँ पे इतनी सारी CSS लगा रखी है, दिख रहा है? किसी ने बैकग्राउंड इमेज दे रखा है, बैकग्राउंड पोजीशन दे रखा है, बैकग्राउंड साइज दे रखा है, बैकग्राउंड रिपीट दे रखा है, बैकग्राउंड अटैचमेंट दे रखा है, राइट। ये सारी CSS में से कुछ CSS ऐसी लिखी है, ऐसी चीजें ऐसी है जो आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, जिसे कहते हैं CSS का शॉर्ट हैंड इफेक्ट, या फिर शॉर्ट हैंड मेथड, इफेक्ट नहीं मेथड कहेंगे, जो ज्यादातर चीजों में की जा सकती है, ठीक है। अब देखो कैसे किया जा सकता है, मैं दिखाता हूँ कैसे। मैंने सारी बैकग्राउंड की वो हटा दी है CSS, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा बैकग्राउंड, देखो कलर नहीं लिखा है, ठीक है मैंने, ठीक है। यहाँ पे इमेज भी नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट लिखा URL, ठीक है। और बैकग्राउंड को मैंने इसके अंदर URL के अंदर क्या लिखा, स्लैश, जो हमारा BG वाला था वो, ठीक है। स्पेस दिया, यहाँ पे लिखा नो रिपीट, स्पेस दिया, मैंने यहाँ पे लिखा सेंटर, ठीक है। और अप्लाई किया तो देखो आ गया, वो दिख रहा है, इमेज आ गई हमारी, ठीक है। और अब मेरे को साइज अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि साइज उसके अंदर नहीं दिया जाता, ठीक है। साइज उसके अंदर नहीं दिया जाता, बिल्कुल सही। पोजीशन दे सकते हो आप, ठीक है। उसके अंदर रिपीट दे सकते हो, कलर दे सकते हो, और इमेज का टाइप दे सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या नहीं दे सकता आप, साइज। तो बस बैकग्राउंड साइज आपको अलग से देना पड़ेगा। तो मैंने बैकग्राउंड साइज जो मैंने क्या क्या कवर किया, ठीक है। और ओपेसिटी इसकी क्या कर दी, 0.5 कर दी। तो देखो सिर्फ एक ही लाइन में हमारी 4 CSS हमने लिख ली। तो इसको कहते हैं CSS का शॉर्ट हैंड मेथड। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है ये बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो 4 CSS हमने अलग अलग लिखी थी, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड पोजीशन, वो हमने सिर्फ एक लाइन में लिख दी, सिर्फ बैकग्राउंड नाम से, स्पेस दे दे के। उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर आपको अलग से देना है,
और आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड में भी आपको सिर्फ कलर देना है तो सिर्फ बैकग्राउंड में दे सकते हो, इमेज भी देना है तो सिर्फ बैकग्राउंड में दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो वो फिर भी काम करेगा, वो कर रहा है, ठीक है। बस अटैचमेंट, हाँ अटैचमेंट आपको अलग से देना पड़ेगा, मैं वही भूल गया था, बैकग्राउंड अटैचमेंट नहीं आता उसमें, ठीक है। ये लो, ओके, क्लियर है। तो ट्राई करके देखना, ठीक है, ट्राई मारना। अब बैकग्राउंड वाला हमारा ये सिस्टम थोड़ा सा बड़ा था, तो हमने बैकग्राउंड थोड़ा सा खत्म कर लिया है। 4-5 चीजें होती है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशन। इन सब में से आपको किसी को में कुछ प्रॉब्लम है, सोच लो 1 मिनट कि हाँ ये सब चीज से क्या क्या होता है, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो क्या होता है, ठीक है। वो तो प्रैक्टिस करेंगे भी पता चलेगा, क्योंकि मैं अभी जब पेज बना रही थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत कुछ पूछना है। तो अभी ठीक, अभी तो ठीक है, ठीक है। अभी फिर से पूछ लेना, मैं तुमको टाइम दूंगा पूछने का, ठीक है। ओके, तो अभी लाइट ब्लू वगैरह ये तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, H1 वगैरह ये तो सब वही है, ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर लिए वाले उन एलिमेंट्स का भी हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि क्या, ठीक है। अब देखो एक चीज तुमको थोड़ी सी अजीब सी लगेगी यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि अब मैं इसकी ओपेसिटी खत्म कर देता हूँ, ठीक है। इसकी ओपेसिटी मैंने खत्म कर दी और मैंने ये वाले में मैंने ओपेसिटी रहने दी, ठीक है, ठीक है। और इसे मैं यहाँ पे भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक इस सेक्शन के अंदर एक H1 ले लिया, ठीक है। और उस H1 को क्या करा, और एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है। मैं एक चीज समझा देता हूँ आप लोगों को, ये चीज ध्यान रखना, अभी से रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो CSS, ये जो HTML लिखा हुआ है, ये एक फॉर्म में लिखा हुआ है, दिख रहा है। जो एलिमेंट बाहर है वो थोड़ा पीछे से लिखा हुआ आता है, और जो एलिमेंट अंदर है उसके अंदर उसको एक टैब दे के मैंने उसको लिखा है। ये चीज बदलना मत और उसको छोड़ना भी मत। देखो तुम लोग देख पा रहे हो, इसका एक फॉर्मेट बना हुआ। अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाना सीखा, मैं बता रहा हूँ आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी समझने में कि कौन सा टैग कहाँ बंद किया मैंने, ठीक है। ये चीज बना के चलना अपने साथ अभी, ठीक है। और अभी से बना के रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे कि मैंने मान लो कि ये सेक्शन मैंने बनाया, ठीक है। तो मैंने सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं टैब दूंगा, उसके बाद H1 लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही आपको भी करना है, ठीक है। ये फॉर्मेट बना के रखना, ओके। तो इसके अंदर मैंने लिखा टीम पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट, ओके। और मैंने इसे लिखा, और देखो यहाँ के अंदर ये वो दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या किया मैंने क्या किया, यहाँ पे CSS दी, ठीक है। और CSS में मैंने यहाँ पे लिखा H1, ठीक है। और H1 के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन 0, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर और कलर #FFF या वाइट। तो देखो मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने कलर लिया, ठीक है। और अब वो यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है कि मान लो कि इमेज ऐसी है कि आपके कलर के साथ मैच नहीं कर रही, या फिर उसके ऊपर आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखाना है, ठीक है। अगर किसी ने ध्यान दिया हो वो एजेसी की वेबसाइट पे, ठीक है, तो उस इमेज को आप गौर से देखो, ठीक है। दिखाई दे रही है बैकग्राउंड वाली इमेज जो इसके पीछे है, दिख रहा है? मेरी आवाज तो आ रही है ना तुम लोगों को, ठीक है। तो उसके, हाँ तो देखो, और जो इमेज जो हमारे पास है, ठीक है, उसकी ओरिजिनल इमेज, ओके, मैं आपको दिखाता हूँ मॉकअप वाले हिस्से में, एजेसी इमेजेस, और ये वाली वो ओरिजिनल इमेज, ठीक है। ये इमेज और वो इमेज में अंतर देखो, दिखाई दे रही है? इस इमेज को देखो और ये इमेज को देखो, क्या अंतर दिखाई दे रहा है? क्लियर है, वो थोड़ी ब्लैक, ब्लर नहीं है, हल्की सी डार्क है, ठीक है। हाँ हल्की सी डार्क है। एक्चुअली उसको CSS से करा है, उसके ऊपर एक इफेक्ट डाला है, ठीक है, एक लेयर बनाई गई है।
ताकि क्या हो, इसके ऊपर जो हमारा व्हाइट टेक्स्ट है वो कैसा नजर आए, थोड़ा क्लियर। ठीक है, तो ऐसा कैसे किया गया, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे, मतलब वो इसमें तो नहीं, पर वो शूडो क्लासेस में आएगा। ठीक है, तो मैं बस वो बता रहा था कि ऐसा होगा तो हम लोग शूडो क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे और उन इमेज के ऊपर एक लेयर क्रिएट करेंगे और एक लेयर उस इमेज के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमको इसको ओपेसिटी देना पड़ रही है, बट ओपेसिटी अगर मैं दूंगा तो उसके अंदर वाले एलिमेंट भी कैसे हो जाएंगे, ब्लर हो जाएंगे, उनकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ओपेसिटी कम हो, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पर शूडो क्लासेस का। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब खत्म हो चुका है हमारा। ठीक है, शॉर्ट हैंड वगैरह हम देख चुके हैं। हमारा अब आ जाता है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर तो आप सब लोगों को पता ही है। ओके, आप पर्टिकुलर कोई एक बॉर्डर भी चुन सकते हो, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लो कि ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, H1 को। ठीक है, इस H1 को मैं क्या करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ, थोड़ी सी पैडिंग सब दूर से 10-10 पिक्सल की। ठीक है, और ये 10-10 पिक्सल चला क्यों नहीं है, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ इधर ऐसे करके, क्योंकि मुझे नहीं पता है, शायद ये सर्वर बंद हो गया हो तो। ठीक है, मैं 10-10 की जगह 20 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, 20 पिक्सल। ठीक है, नहीं चल रहा है वो, मैं एक बार फिर से सर्वर रन कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये रन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, रन नहीं हो रहा है। ठीक है, इधर देखा और H1 पे पैड, ओके सॉरी मेरी गलती है, क्योंकि वहां पैडिंग की जगह पैड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो पैडिंग करना है उसे। ठीक है, और देखो वो अब चल रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है। तो देखो अब मैंने क्या करा, मुझे चाहिए था कि थोड़ा सा टेक्स्ट अच्छा सा दिखे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, उसको वो टेक्स्ट अच्छा दिखे तो मैंने क्या करा, उसका बैकग्राउंड कलर लिया उस पर्टिकुलर H1 का। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर, अरे यार एक तो बैकग्राउंड कलर का अलग अलग पड़ा रहता है। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर लिया और मैंने कोई हल्का सा ऐसा कलर ले लिया जो थोड़ा सा हल्का दिखाई दे। ठीक है, और थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो मैंने ये कलर ले लिया। ठीक है, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, राइट। और मैंने क्या करा, उसकी डिस्प्ले कर ली मैंने इनलाइन, मतलब कि उसका केवल उतना ही हिस्सा रखा जितना वो हिस्सा मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, उसका इनलाइन हिस्सा रख के मैंने क्या किया, उसे छोड़ा। और अब मैंने क्या करा, बॉर्डर लेफ्ट। ओके, बॉर्डर लेफ्ट से मैंने क्या करा, 4 पिक्सल की बॉर्डर बनाई। ठीक है, और सॉलिड रखी और मैंने उसका कलर मैंने कोई अच्छा सा ऐसे एस टाइप का ले लिया। ठीक है, और मैंने फिर उसको मार्जिन दी टॉप से मैंने उसको दे दी 20 पिक्सल, या फिर सब दूर से 20 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, पर ऊपर से मार्जिन नहीं मिल रही, उसको दिख रहा है किसी को, उसको ऊपर साइड से मार्जिन नहीं मिल रही है। ठीक है, नहीं मिल रही है ना। हाँ। ठीक है, एक बार इसको क्या करते हैं अपन लोग। ठीक है, मार्जिन ऊपर से नहीं मिल रही, डिस्प्ले इनलाइन है क्योंकि। ठीक है, तो मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर लेता हूं। ठीक है, अब ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा एक अलग सा लग रहा है टेक्स्ट, और थोड़ा सा लग रहा हो तो तुम क्या करो, इसकी और थोड़ा सा 7 पिक्सल से मोटे कर दो उसकी, और तुमको लगता है तो और 10 कर लो, तो थोड़ा सा ऐसा दिखने में अच्छा लगेगा वो। तो अब देखो आपको देखने में कैसा लग रहा है वो। ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाँ। तो ऐसे करके आप बॉर्डर में भी अपने हिसाब से CSS लगा सकते हो। ठीक है, और वो मैंने कुछ नहीं करा, देखो कुछ भी नहीं करा है वो। ठीक है, आप उसको गौर से देखो तो मैंने क्या किया है, सिर्फ उसको मार्जिन क्या करा, उसकी पिक्सल से मैंने ऊपर से हटा दी, ऊपर नीचे सब से उसको 20-20 पिक्सल की गैप दे दी है चारों तरफ से मैंने। ठीक है, और उसको टेक्स्ट लाइन क्या करा, सेंटर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसको हटा दिया है तो उसकी जरूरत नहीं है। टेक्स्ट उसका व्हाइट किया है मैंने। ठीक है, पैडिंग मैंने आसपास है उसकी, जो अंदर की जो गैप, थोड़ा अंदर भी गैप दिखाई दे। ठीक है, तो अंदर भी मैंने 20-20 पिक्सल से क्या करा, उसको थोड़ा सी गैप दे दी है, पैडिंग। बैकग्राउंड कलर मैंने एक दिया है ताकि थोड़ा सा अलग सा नजर आए, और डिस्प्ले इनलाइन ना करके क्या किया, इनलाइन और ब्लॉक दोनों की खूबियां उसको मिल जाए। ठीक है, तो मैंने इनलाइन ब्लॉक दिया, और क्या किया मैंने, बॉर्डर लेफ्ट से 10 पिक्सल मोटी कर दी और उसको कलर दे दिया पर्पल कलर का, तो वो थोड़ा अलग सा लुक दे रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई मार सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप 2 तरफ की रख सकते हो।
ठीक है। जो मैंने बॉर्डर एक तरफ की रखी है आप दोनों तरफ की रख लो, कॉपी करो, पेस्ट करो, ठीक है। और जो लेफ्ट रखा है वो राइट भी रख लो, RIGST राइट। और ये लो, दिख रहा है अब दोनों तरफ से पर्पल पर्पल दिखाई दे रहा है। हाँ। तो आपकी इच्छा है कि आप कैसा रखना चाहते हो, आपका प्रेजेंट, आपका माइंड कितना उसको मतलब अच्छा दिखा सकता है, आप उसको अच्छा दिखाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ट्राई मारना है, पैरालैक्स इफेक्ट ट्राई मारना, ये बॉर्डर ट्राई मारना, ठीक है। कुछ अच्छा कुछ ऐसा कुछ करके देखने की कोशिश करना, कुछ बनाने की कोशिश करना, तो शायद कुछ ना कुछ अच्छा बना पाओ। नहीं बनेगा तो हम लोग मिलके बनाएंगे, ठीक है। कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तुम पूछो, ठीक है। सिंगल बॉर्डर नीचे लो, लेफ्ट में लो, राइट में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बॉर्डर की कुछ CSS होती है, ठीक है, कि बॉर्डर के तरीके कौन कौन से होते हैं। बॉर्डर डॉटेड भी होती है, ठीक है, दिखा देते हैं यहाँ पे। कुछ इस टाइप की होती है, बॉर्डर डॉटेड ऐसी हो जाएगी, ठीक है। बॉर्डर डैश डैश ऐसी नजर आएगी, बॉर्डर सॉलिड ऐसी नजर आएगी। तो अपने हिसाब से आप बॉर्डर सिलेक्ट भी कर सकते हो किस टाइप की बॉर्डर आपको वहां पे दिखानी है, ठीक है। नीचे आए तो इस बॉर्डर के अंदर कुछ CSS लगती है, जैसे कि कौन कौन सी लगती है, ठीक है। बॉर्डर हिडन, मतलब कि बॉर्डर अगर बाय डिफॉल्ट अगर कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनमें बॉर्डर बाय डिफॉल्ट आती है और आप चाहते हो कि ना दिखाई दे, तो आप वहां पे बॉर्डर नन भी कर सकते हो। तो बॉर्डर नन करने से क्या होगा, बॉर्डर हट जाएगी, ठीक है। तो अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं कि बॉर्डर रेडियस हमें चेंज करना है, ठीक है। ये जो कॉर्नर आपको नजर आ रहा है, नुकीले हैं, दिख रहे हैं, जो कॉर्नर दिख रहे हैं ये नुकीले हैं, शार्प है। हम चाहते हैं कि बॉर्डर के ये जो कोने हैं कैसे थोड़े से राउंडेड में आए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, ठीक है, रेडियस हम लोग क्या देंगे 10 पिक्सल से घुमा के देखते हैं। 10 पिक्सल से हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे। देखो दिख रहा है, घूम रहा है, गौर से देखने पे दिख रहा है, ठीक है। आप चाहो, आपको लग रहा है कि नहीं कम लग रहा है, मेरे को थोड़ा ज्यादा घुमाना है तो ज्यादा घुमा लो, दिख रहा है अब। और आपको लगता है कि नहीं मुझे ना केवल लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टॉप साइड से बॉर्डर घुमानी है, ठीक है, लेफ्ट टॉप, तो आप क्या करोगे, बॉर्डर फिर लिखोगे लेफ्ट, फिर लिखो, फिर से लगाओगे डैश, फिर से लिखोगे टॉप, ठीक है। बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर टॉप लेफ्ट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, टॉप लेफ्ट रेडियस। और आप जैसे 20 पिक्सल करोगे तो देखो इस कोने से घूमी है, टॉप लेफ्ट से, ठीक है। एज वेल एज आप टॉप सॉरी बॉटम राइट से घुमा दो, ठीक है। बॉटम RIGST राइट, तो देखो कुछ ऐसा नजर आएगा। अच्छा लग रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना तुम लोगों को, स्क्रीन तो नहीं अटक गई मेरी? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इतना अच्छा हमने कैसे बनाया, हमें तो पता भी नहीं था। हमें सिर्फ पता था कि CSS से क्या होता है और हमारे को लगा कि ऐसा अच्छा लगेगा, हमने ट्राई मारा, हमको अच्छा लगा और काम खत्म हो गया। समझ में आया यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम है? मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछो ना। पूछना है, जैसे ये बॉडी है ना, इस बॉडी में ये H1 है, अगर H1 को मार्जिन देते हैं तो ऊपर से थोड़ी बॉडी की जो इमेज है वो नीचे क्यों आ जाती है? देखो क्या होता है, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं समझ गया। मान लो कि मार्जिन अगर मैंने यहाँ पे नहीं दी होती और सेव किया होता, ठीक है, और कहाँ गया वो, पैडिंग भी नहीं होती, ये रहा, ठीक है। कुछ ऐसा बोल रहे हो कि ये, और ये सॉरी, इससे अच्छा मैं ये हटाने की जगह मैं आपको बता दूं कि ये इनलाइन ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। तो ये ऐसा आपको दिख रहा है, ऐसा पूछ रहे हो, हाँ। ठीक है। तो वो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो टैग है ये कौन से, ये किसके अंदर रखा हुआ है टैग? एक div के, ठीक है, एक div टैग के अंदर, ठीक है। तो वहां से वो ऊपर तो टच हो रहा है, ठीक है, वो टैग के ऊपर टॉप से टच हो रहा है, लेकिन वो इमेज, मतलब वो जो पर्टिकुलर जो H है तुम्हारा H1, वो मार्जिन रख रहा है खुद से। सबको आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ सभी को आ रही है? क्लियर? हाँ। ठीक है। तो ये जो H1 टैग है, ठीक है, ये खुद अपने पास क्या रखता है, मार्जिन रखता है। तो अब अगर वो किसी और टैग के अंदर रखा हुआ है और उसके अंदर मार्जिन नहीं है, तो वो अपनी मार्जिन के साथ साथ वो उस टैग को भी खसका लेगा, क्योंकि वहां तो वो टॉप से खसक रहा है ना वो,
इसलिए वो ऊपर से भी खसका लगेगा, ऐसा सेम नीचे भी हो सकता है, बॉटम में भी। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधी सी बात है कि हमारा H1 में मार्जिन लगी हुई है या फिर उसकी कोई मार्जिन कॉन्फ्लिक्ट कर रही है और आपको फिर भी समझ में नहीं आता हो ना, तो यहाँ पर राइट क्लिक करना, ठीक है, इंस्पेक्ट करना और पर्टिकुलर की मार्जिन पता करना, आपको दिख जाएगा किसकी मार्जिन है। देखो सेक्शन की तो कोई मार्जिन नहीं है, ठीक है। सेक्शन पे जैसे मैंने होवर किया तो सेक्शन एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि सेक्शन में कोई मार्जिन नहीं है। जैसे मैं H1 के ऊपर लाया तो वहां पे दिख रहा है कि मार्जिन भी है और पैडिंग भी है। तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे जाके उसकी मार्जिन लगा दूंगा, ठीक है, मार्जिन हटा दूंगा। जैसे मैंने मार्जिन 0 करी, देखो चिपक जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, पता लगाने के लिए बेहतर अच्छी चीज है वो, ठीक है। तो अभी तो हम इस पे यहीं पे स्टिक रहते हैं कि भैया हमको अंदर हमने इसको कैसे लिया, जैसा हमको ठीक लगा हमने वैसे उस पे CSS लगाई और काम चला लिया। इतना समझ में आ गया यहाँ तक? इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? नहीं। ठीक है, तो बॉर्डर के अंदर कुछ और बचा है क्या, देख लेता हूँ, ठीक है। ऐसा ही बस रेडियस वगैरह बची रहेगी, बॉर्डर की विड्थ वगैरह, ठीक है। 5 पिक्सल आप अलग से दे सकते हो या फिर उसी इसकी शॉर्ट हैंड मेथड के साथ में आप पूरा एक साथ लिख सकते हो 5 पिक्सल बॉर्डर विड्थ वगैरह, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्राई मार के देखना खुद। स्पेसिफिक साइड विड्थ आप पर्टिकुलर साइड की विड्थ दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि टॉप राइट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहली वाली टॉप होती है, सेकंड वाली राइट होती है, थर्ड वाली बॉटम होती है और सबसे लास्ट वाली लेफ्ट वाली होती है, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। बॉर्डर के कलर आपको पता है, हर कोई सा कलर आप दे सकते हो किसी भी टाइप में, चाहे वो हेक्स वैल्यू हो, RGB की वैल्यू हो या फिर वो कोई नेम हो, ठीक है। बॉर्डर की साइड आप चारों साइड इस्तेमाल कर सकते हो, टॉप साइड, टॉप स्टाइल, टॉप बॉटम स्टाइल, लेफ्ट स्टाइल या फिर लेफ्ट कलर, राइट कलर, टॉप्स कलर, ठीक है। आप कहीं पे भी इसको दे सकते हो। शॉर्ट हैंड मेथड मैंने आपको इसमें बता दिया है कि एक ही बॉर्डर के अंदर आप 5 पिक्सल सॉलिड रेड एक साथ लिख लोगे तो भी वो चल जाएगा, ठीक है। और इसमें लेफ्ट साइड में देखो इन्होंने भी सेम ऐसा कुछ करके दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको टेक्स्ट को ऐसे लिखकर उसकी लेफ्ट साइड की बॉर्डर को मोटा करके आप इसके अंदर एक हेडिंग टाइप बना सकते हो, ठीक है। ऐसा ही आप बॉटम में भी दे सकते हो सेम टू सेम, तो चाहो तो राइट में दे सकते हो या फिर एक साथ लेफ्ट राइट या फिर टॉप बॉटम में भी दे सकते हो, ठीक है। और राउंडेड बॉटम बनाना, राउंडेड अगर आपको बॉर्डर बनाना है तो उसकी बॉर्डर रेडियस क्या करना, कुछ पिक्सल से घुमा देना तो वो राउंडेड बन जाएगी,